क्या नहीं सुनना चाहते हो तो अनुशासन बनाओ। अगर अनुशासन नहीं होगा तो हम तो पाबंद हैं, माइक करेंगे बंद, फिर आपसे जो बच जाएंगे उनसे वहां गेस्ट हाउस में वार्ता कर लेंगे, फिर बहुत काम है। फतेहपुर से प्यार है इसलिए फतेहपुर के बुलावे पे चला है, लेकिन अगर अनुशासन नहीं बनाओगे तो नहीं रखेंगे बात। हम अपने नेचर से मजबूर भैया यहाँ नहीं रहना। एक मिनट का समय डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ जा रहा हूँ। आपके विषय में भी हम बात रखेंगे, आप चिंता मत करो, आपके विषय में बात रखेंगे, लेकिन बैठ जाओ। ये जो वॉलंटियर हैं, ये जो घूम रहे हैं, ये बैठ जाओ। ये मीडिया वालों को मत छोड़ो, बेचारे अपना काम कर रहे, बैठ जाओ। तुम लोग बैठ जाओ। ये जो वॉलंटियर है, ये बीच में जो भैया खड़ा है, बैठ जाओ, बैठ बैठ बैठ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सर्वप्रथम तो आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है। मैं राजनीतिक सभाओं में जाता हूं, आंदोलन में जाता हूं, समय समय के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाता हूं। और आज मुझे जाति तोड़ो समाज जोड़ो सामाजिक न्याय महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ये जो कार्यक्रम है, इसकी बुनियाद है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौधरी महाराज सिंह भारती जी की जयंती। मैं सर्वप्रथम इन दोनों महापुरुषों को इनके जयंती के अवसर पर बहुत बहुत जो है आप सभी को मंगल कामनाएं भेंट करता हूं, पूरे देशवासियों को, और आज इस मंच से उनको नमन करता हूं। उनके साथ साथ जितने भी पंडाल में महान पुरुषों की तस्वीरें लगी हैं, महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, और क्योंकि ये भारत, इसकी पहचान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से है, सम्राट अशोक से है, तो मैं आज अपने उन पुरखों को भी याद करता हूं। मैं याद करता हूं बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी को। मैं याद करता हूं महामना रामसिंह वर्मा जी को। मैं याद करता हूं महाराजा बिजली पासी जी को। मैं याद करता हूं सर छोटू राम को। मैं याद करता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को। मैं याद करता हूं छत्रपति साहू जी महाराज को। मैं याद करता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज को। मैं याद करता हूं मां फूलन देवी को। मैं याद करता हूं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को, संत राम बीए प्रजापति को, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी को। मैं याद करता हूं मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को, संत गाड़गे जी महाराज को, वीपी सिंह जी को, और मैं याद करता हूं मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को। मैं सभी महान्यायिकाओं का भी आज, जो महानायिकाएं हमारे यहाँ जन्मी है, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ झलकारी बाई कोरी, माँ उदा देवी पासी, माँ रमाबाई, माँ सावित्री बाई फूले, मैं उन सब वीरांगनाओं को भी याद करता हूँ। बहुत शानदार मंच, इस मंच पर उपस्थित भाई नीरज पटेल जी, बहुत ही हम सबके बड़े आदरणीय रामेश्वर पवन जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बहुत ही शानदार विधायक, और मेरे भाई आर.के. वर्मा जी, मेरे साथ चल के आए सौरभ किशोर जी, कौशल जी,
इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने वाले और उसके अलावा भी बहुत से सम्मानित नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता, समाज का नेतृत्व करने वाले बहुत जिम्मेदार साथी सब मंच पर बैठे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूं। साथ में कार्यक्रम को संचालन कर रहे भाई डॉक्टर अनु पटेल जी, कार्यक्रम के सहयोग अर्पित पटेल जी, सतनाम गौतम जी सहयोगी, शिव कुमार जी, संजय वर्मा जी, आनंद जाटव जी, अवधेश पहलवान जी, प्रदीप गौतम जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, मेघराज सिंह, राजेश पाटिल जी, प्रियांशु गौतम जी, शिवबरन रावत जी, महेंद्र टाइगर जी, दिनेश गौतम जी, सत्येंद्र गौतम जी, सुरेश कोरी जी और गौरे पासी जी। मैं इन सब भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये ऐतिहासिक कार्यक्रम किया और मुझे यहाँ बुलाया। हालांकि ये बात भी सत्य है कि उपचुनाव चल रहे हैं, ये भी बात सत्य है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव चल रहे हैं, ये भी बात सत्य है कि राजस्थान में, बिहार में और मध्य प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं। लेकिन चुनाव तो चलते रहेंगे, चुनाव आते हैं, दल लड़ते हैं, लोग जीतते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं। हम बहुजन समाज के लोगों का उनमें क्या, हम तो इंतजार करते रहते हैं कि भाई कभी हमारा कुछ बनेगा। वैसे भी आजकल हम आशावादी ज्यादा हो गए हैं, उम्मीदवादी ज्यादा हो गए हैं। हम तो ये उम्मीद करके घरों में बैठे हैं कि कोई मसीहा आएगा, आके सोए हुए लोगों को जगाएगा, इनके जमीन को जोड़ेगा, इनके बच्चों के लिए कुछ करेगा, इनको हक अधिकार दिलाएगा और फिर चुपचाप दुनिया से चला जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि मसीहा जन्म लेते हैं, इनको ऐसा लगता है कि अवतार पैदा होते हैं। तो मैं आपकी इस शराफत पे क्या कहूं। मुझे अच्छा ये लगता है कि सामाजिक मंचों में दिल खोल के अपनी बात को कहने का मौका मिलता। मैं भीमार्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता। ये जो बीच वाला एरिया है, मैं यहां से शुरू करूंगा। मैं बार बार ये समझाता हूं कि गांव से जब पुराने समय में, अब तो बस में बहुत कम लोग जाते हैं, अब तो गाड़ियों में जाते हैं, 4 पहियों की गाड़ियों का जमाना है, मोटरसाइकिल का जमाना है। तो पहले जब बारात जाती थी तो गांव में बस लगाई जाती थी, तो जो जिम्मेदार लोग होते थे, समझदार लोग होते थे, 40 साल से ऊपर के लोग होते थे, वो बस में जैसे बस आके खड़ी होती थी जाके बैठ जाते थे। और ये जो नौजवान हैं, ये आसपास घूमते रहते थे कि जब चलेगी तभी खड़ेगी। होता था नहीं होता था? तो जब बस चलती थी तो भाग के जाके देखते थे कोई सीट खाली है क्या, तो जाके देखते थे कोई सीट खाली नहीं। फिर किसी कहते चाचा जरा सा उधर को हो जाओ। कुछ में जवानी का जोश होता था तो वो कुछ घंटे खड़े रहने की हिम्मत जुटाते थे। 1 घंटे में जब जवानी का भूख उतर जाता था तो फिर कहते थे दादा कहीं बिठने की जगह दे दो। कोई उठता था तो उसकी कुर्सी में जबरदस्ती बैठ जाते थे सीट पे, या फिर वो जो पायदान होता है या जो खिड़की होती है उसके सहारे छत पे जाने की कोशिश करते थे। आज भी आप लोगों ने ऐसा ही किया, बहुत देर तक बाहर घूमते रहे, कुछ लोग मेरे साथ आए और फिर जब कहीं जगह नहीं मिली तो थोड़े थोड़े एडजस्ट होने लगे। वैसे भी भारत के लोगों को एडजस्ट होने की बड़ी आदत है, थोड़ी सी जगह मिल जाए, थोड़ा सा सरक जाओ, चलो हक अधिकार नहीं मिल रहे तो राशन तो मिल रहा है, राशन भी नहीं मिल रहा तो कम से कम खुली हवा में सांस लेने के अधिकार तो मिल रहा है। आजादी तो यही बहुत है। गुलाम के लिए इससे ज्यादा और क्या उम्मीद करोगे आप गुलाम के लिए। मुझसे पहले कई वक्ताओं ने कहा जो नालायक लोग थे वो खड़े रहे, जो लायक थे बैठ गए। जिनमें थोड़ी सी भी गैरत थी उन्होंने वक्ता की बात को माना, संचालककर्ता की बात को माना, वो चुपचाप बैठ गए। जिनमें गैरत नहीं थी वो लगातार खड़े रहे। देखो ऐसा होता है, कुदरत ने जानवर को भी दिमाग दिया है और इंसान को भी दिया है, लेकिन इंसान से उम्मीद ज्यादा होती है कि वो दूसरे की बात को समझेगा। जानवर का क्या, हमारे यहाँ कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस ने पट कान हिलाए। तो चाहे आप जानवर से कितना कह दो वो कोई सुनता थोड़ा ही है, उसमें दिमाग कहाँ है, इंसान सुनता है। जो इंसान होता है उसको एक बार के बाद समझ आती है कि क्या कहा गया, और जो इंसान नहीं होता अब उससे क्या उम्मीद करें।
अगर नीला कपड़ा पहनने से क्रांतिकारी बनते तो तुम्हारी सड़कों पे सरेआम हत्या नहीं होती। नीला कपड़ा पहन के क्रांतिकारी बनते तो वहां ठेकों के बाहर लाइन लग के नहीं गिरे पड़े होते तुम लोग। ठीक है, सच मुझसे मत कहलवाओ। मैंने बड़े क्रांतिकारी देखे हैं, मंचों में बढ़िया भाषण देते हैं, घर में जाकर अंधविश्वास पाखंडवाद को खूब बढ़ावा देते हैं। मैं बहुत सारे परिवारों से वाकिफ हूं, मैं जानता हूं। खैर छोड़ो, आज उस पर बात नहीं करेंगे, आज आगे बढ़ेंगे। मेरी दो चीजें बड़ी स्पेशल है, मैं उन पर कोई समझौता नहीं करता हूं। पहली है, बहुत दिन पहले मैंने माला पहनना छोड़ दिया था और वो घटना मैं कई बार दोहराता हूं कि आपको पता लगे, आप ये ना समझे कि भाई पता नहीं क्यों स्वागत को मना कर देते हैं, कोई नाराजगी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कि नाराजगी। जिस दिन हाथरस की बेटी के साथ जुल्म हुआ था उस दिन मैंने अपने मन में, क्योंकि जब उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके उस बच्ची को जला दिया और पुलिस मुझे मेरे घर अरेस्ट करके लेके आई और मेरी मां ने मुझसे कहा, पुलिस कह के गई कि इसको रोक के रखना वरना सरकार एनकाउंटर बहुत करती है, मार देगी। तो मेरी मां ने मुझसे कहा, जब मैं वापस जाने लगा कि कम से कम पुलिस तुम्हें मार देगी, तो मैंने अपनी मां से ये कहा कि सोचो अगर वो तो उस बेटी ने आपकी पेट से जन्म लिया होता या आपने उस बेटी को जन्म दिया होता तो क्या आप मुझे आज उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने से रोकती? तो मेरी मां को मेरा दर्द समझ आया और मेरी मां ने मुझसे कहा कि जाओ कोशिश करो कि उस बेटी को न्याय मिले। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि जब तक इस देश में बहन बेटियों पे जुल्म नहीं बंद होगा तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। अभी वो लड़ाई बहुत दूर है ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं फूलों की नहीं पहनता, नोटों की पहन लेता हूं। ये भी सच है कि मैं किसी भी तरह की माला नहीं पहनता और मेरे अपने नियम मैं उनको निभाता हूं। एक नियम मैंने बनाया कि वैसे हम स्वाभिमान की बात करते हैं, वैसे हमें पैर छुआने में बड़ा मजा आता है। ये देश जो है नायक पूजा का देश है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब कहते थे कि धर्म में तो नायक पूजा अच्छी बात है, लेकिन मिशन में, राजनीति में नायक पूजा अच्छी बात नहीं, क्योंकि जब आप किसी को नायक बना देते हैं तो फिर वो तानाशाह हो जाता है और तानाशाह जो है अक्सर विनाश को आमंत्रित करता है। तो मैं पैर छूने से मना करता हूं। मैं आपको नीचे के लेवल पर भी कहूंगा, हमसे जो बहुत बड़े हैं, हमारी दादी की उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं, बड़े हैं, जिनका आप बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पैर छू लो, चलो ठीक है, संस्कार के तौर पर ठीक है, मैं इसको भी सही नहीं मानता। मैं खुद कोशिश करता हूं कि किसी को अपमान न महसूस हो, मैं कर लेता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं इस लायक नहीं अभी और मैं होना भी नहीं चाहता। मैं विचार को त्यागना नहीं चाहता कि आप मेरे पैर छूए। मैं अपने छोटे भाइयों से, पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, ऐसी प्रथाओं को अपनी पार्टी संगठन में जन्म ना दे जिसका भविष्य में जिसके परिणाम बड़े खतरनाक हो। ऐसी प्रथाओं को जन्म ना दे, इसलिए किसी के पैर ना छुए, ना ही किसी को पैर छू के सम्मानित महसूस कराने के चक्कर में जो पैर छुए, ना ही अपने पैर छुआने में बहुत भरोसा जो है जाहिर करे। मैं इस बात के विरोध। आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है, सरदार पटेल जी के बारे में मुझसे बेहतर रामेश्वर पवन जी ने अपनी बातों में रखा, भाई नीरज पटेल जी ने रखा, भाई रामकुमार के वर्मा जी ने रखा। मैं उन पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने जो किया है आज उनके बारे में बहुत कुछ स्पष्ट जो है रामेश्वर पवन जी ने किया है। चौधरी महाराज सिंह भारती जी मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं उनको मानता हूं क्योंकि वो अर्जक संघी थे। अर्जक संघ का निर्माण के संस्थापक सदस्य थे महामना राम सिंह वर्मा जी, चौधरी महाराज सिंह भारती जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, ये सब एक परिवार था। इन्होंने मिलकर जो है अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। वो संसदीय सदस्य भी रहे, सदस्य रहते हुए उन्होंने अपनी विचारों को कभी त्यागा नहीं। मैं उन्हीं काम में आई हूँ, इसलिए मैं उनको दिल से याद करता हूँ। बहुत मंच पे मैं उनके बारे में जिक्र भी करता हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी सोचता हूँ कि अब उससे आगे क्या। महापुरुष तो करके चले गए, हम क्या कर रहे हैं? सिंह साहब बैठे हुए हैं, अहिरवार साहब बैठे हुए हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि कब तक हम ये कहते रहेंगे महापुरुष ये कहकर करके गए, ये कह के गए, ये करके गए। तो कुछ हम भी तो कर रहे हैं, कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारी बैठती होगी, नहीं बैठती होगी। हम तो पढ़ने निकलने लगे हैं, अब तो हमारा दिमाग खुल गया, अब तो हम अपने अधिकार को जान गए हैं, तो अब तो हम कुछ कर रहे हैं। कब तक कहते रहेंगे उन्होंने किया कि सब कुछ तो लूट रहा है। अगर वो इतना करके गए और आप इनके सच्चे नहीं आए तो फिर कैसे लूट रहा है? फिर कैसे जो है सब खत्म हो रहा है? आप भी देख रहे हैं निजीकरण की भेंट चढ़ रहा है पूरा सरकार सिस्टम। क्या आने वाले 10 साल बाद कोई सरकारी नौकरी बचेगी? क्या कोई गरीब का बच्चा नौकरी लग के अपने परिवार को मुख्य धारा में जोड़ पाएगा? आज जरूरत क्या?
मैं हिस्ट्री में लेके चलता हूं आपको। मैं बाहर आया था तो भी मैंने इस बात को दोहराया था, मैं आज यहां आया तो भी दोहराया। जब आप जाति नहीं मानते और आप ये कहते हैं कि हम जाति विहीन समाज की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम बहुजन भाईचारे की बात करते हैं, तो बहुजन भाईचारा जातियों के, कुछ जातियों के अंदर नहीं होना चाहिए, फिर बहुजन भाईचारा पूरे बहुजन समाज के अंदर होना चाहिए। और जब बहुजन भाईचारे की आप बात करते हैं तो आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि एक कितना बड़ा योगदान आज हमें यहाँ खड़े करने में हमारे इसी बहुजन भाईचारे के जो बड़ा भाई है पिछड़े वर्ग के लोगों का है। मैं आपको याद दिलाने का काम करूंगा, तब आपको शायद याद आ जाए कि मैं बात क्यों कह रहा हूं। और ये वक्त की जरूरत भी है, चाहे छिट पिट के लुट पिट के एकजुट हो जाना, चाहे समझदारी से आज के माहौल की परिस्थितियों को समझ के एकजुट हो जाए। ये बात तो 49 में बाबा साहब अम्बेडकर भी कह रहे थे कि भाई भले ही आप रोटी बेटी का रिश्ता मत करो, भले ही आप एक थाली में मत खाओ, लेकिन अपने अधिकार बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को इज्जत की जिंदगी देने के लिए तो कम से कम एकजुट हो जाओ। ये तो एक जैसा खून है, तो कम से कम एक जैसे खून को एक जैसा दिखना भी चाहिए। आप याद करो, जब इस देश में छुआछूत चरम पे थी, पानी पीने का अधिकार नहीं था, मटकी छूने का अधिकार नहीं था, स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो आज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, वही तो थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के, अपने पिता से भी विद्रोह करके, अपने समाज से विद्रोह करके, कमजोर हक वंचित समाज की बेटियों को, बेटों को पढ़ाने के लिए 18 स्कूल खोले, अपनी जान की बाजी लगाई। तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले इसी पिछड़े वर्ग के तो थे जिन्होंने संदेश दिया कि शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते थे, जिन्होंने पूरी जीवन अपने और अपने पत्नी को, पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया और फिर उनके जरिए पूरे हक वंचित समाज की कमजोर वर्गों की बच्चियों को, बेटियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, शिक्षित करने के लिए प्रयास किए। वो ज्योतिबा फूले पिछड़े वर्ग के तो थे जिन्होंने उनके बाद जो माना है, जिन्होंने आरक्षण का जन्म किया 1902 में, छत्रपति साहू जी महाराज, आज के वो इसी कुर्मी वंश के तो हैं। आज के शायद पढ़े लिखे कुर्मी समाज के लोग ना जानते हो, हम तो हिस्ट्री जानते हैं कि जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को समाज के आगे ये कहकर प्रदर्शित किया कि आपका सच्चा नेता है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी लाइब्रेरी बनाने के लिए, अपनी जो है पुस्तकालय बनाने के लिए, अपना जो है प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए 5,000 रुपए दिन उस समय सहयोग के रूप में दिए। वो साहू जी महाराज पिछड़े वर्ग के तो थे। आप अगर हिस्ट्री पढ़ के देखोगे, चाहे सर छोटू राम रहे हो, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं आज के, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर साइमन कमीशन का स्वागत करके आपकी भारत की स्थिति में बहुजन समाज की स्थिति को बताने का काम किया, सरकार के सामने रखने का काम किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो है, जो अधिकार हमें मिले कम्युनल अवार्ड के रूप में, बाबा साहब अम्बेडकर जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस बात को यहाँ जब साइमन कमीशन आया, उसका स्वागत करने वाले सर छोटू राम बाबा साहब अम्बेडकर के साथ प्रजापति साहब, तमाम संग्राम बीए प्रजापति बाबा साहब के सहयोगी रहे, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जाति पाति तोड़क मंडल की उस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, जिसमें बाबा साहब जा नहीं पाए, और जा नहीं पाने कारण अपने पूरे भाषण को उन्होंने किताब की श्रृंखला के रूप में जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए एनिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में किताब का संग्रह किया। वो संग्राम बीए प्रजापति आज के पिछड़े समाज के तो हैं। ये बहुजन समाज एक पेड़ की जड़ से निकली हुई शाखाएं हैं। जब तक हम इनको इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक भारत में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये एकजुटता, ये भाईचारा बनाने का प्रयास किया, उन तमाम नौजवान साथियों का और उनको मार्गदर्शन करने वाले भाई नील पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रोग्राम को सजाने का काम किया और मुझे यहां बुलाने का काम किया। ये सच है
कि इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन आप जानते हैं कि वायु को और युवा को कोई रोक नहीं सकता है। और जब जब मुझे जरूरत पड़ी, युवा साथियों ने मेरी एक आवाज पे पहरा देके, चाहे दिल्ली में सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरु भट्टू का उसका आंदोलन हो, या एनआरसी का आंदोलन हो, या 11 तारीख का अभी का आंदोलन हो, सरकार की जड़ें हिलाने का काम किया। ये इस युवा शक्ति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से आपके आंदोलन को और गति देने वाले मैं नगीना के सम्मानित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मंच के माध्यम से। और मेरे चुनाव में एक एक पैसा गांव से इकट्ठा करके नगीना भेजने वाले मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी हैसियत नहीं थी आज के महंगे लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की। आप लोगों ने एक एक पैसा जुटा के जिस तरह से सहयोग करके उन तमाम शक्तियों के सामने मुझे खड़ा करने का काम किया, मैं इसके लिए हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे खून का एक कतरा जब तक इस आंदोलन में, जब तक मैं जिंदा हूं, वो इस आंदोलन में, महान पुरुषों के इस आंदोलन में इसको आगे बढ़ाने के लिए लगेगा। और जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा। न झुकूंगा, न रुकूंगा, न बिकूंगा। और वो नोट नहीं बना, वो नोट ना बना और न बन सकता है, वो गोली भले ही बन जाए, लेकिन वो नोट नहीं बना जो आपके चंद्रशेखर आजाद को खरीदने का काम करेगा। कभी कभी मैं जब चुनाव में जाता हूं तो हमारे सहयोगी जिनसे अलायंस होता है वो सक्षम लोग होते हैं। मैं उनके हेलीकॉप्टर में भी सफर करता हूं, उनके हेलीकॉप्टर के जरिए प्रचार भी करता हूं, क्योंकि चुनाव में समय कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी स्थिति को भूल जाता हूं, अपने समाज को भूल जाता हूं, गरीब समाज को भूल जाता हूं। मैं कहीं भी रहूं, मैं पार्लियामेंट की सुनहरी बिल्डिंग में रहूं, या मैं किसी 5 स्टार होटल में रहूं, या मैं सामान्य मंच में रहूं, या गेस्ट हाउस में रहूं, या गांव के अपने गरीब मकान में, या झोपड़ी में कहीं रहूं, मुझे आज भी याद है कि मैं किन लोगों में से हूं और मुझे किन के लिए लड़ना है, किन को मेरी जरूरत है और कौन मुझसे उम्मीद करते हैं। मैं वचन देकर कहता हूं, छत्तीसगढ़ की सरजमी से जब तक बहुजन समाज की इस गुलामी की बेड़ियों को नहीं काटेंगे, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। और कोई ऐसा कठिन रास्ता नहीं बना जो हमें रोकने का काम कर दे। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप वापस बैठ जाएं। मैं आपको समझता हूं, अभी आप यंग लोग हैं, अभी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे कठिन रास्ते, आपका कठिनाइयां आपके रास्ते में आएंगी। उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है। आओ मुद्दों की बात करें। मैंने आपको पिछड़े समाज के साथियों के, महापुरुषों के योगदान के बारे में बता दिया। अब मैं आपसे बात करता हूं आज की परिस्थिति में। मैं पीछे नहीं जाऊंगा, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। आज मैं आज की परिस्थिति पे बात करूंगा। मैंने 3 दिन पहले एक लेटर लिखा था। वो लेटर मैंने लिखा था उत्तर प्रदेश की सरकार को। उसमें मैंने पूछा था कि भाई आप ये बताओ, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, कि नीचे से ऊपर तक मैं चाहता तो उसमें ओबीसी भी जोड़ देता, मैं चाहता तो उसमें अल्पसंख्यक समाज भी जोड़ देता, मैं चाहता तो उसमें मुस्लिम समाज भी जोड़ देता। लेकिन मैं जानता था कि जहां मैं इनको जोड़ने की बात करूंगा वहीं वो तरह तरह की उल्टी सीधी बातें चलाएंगे। इसलिए मैंने वो कोरा खत लिखा कि सीधे पहले जिम्मेदारी से बात की जाए, SC ST के हालात के बारे में जाना जाए। मैं जानता हूं क्या हालात है, लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैंने पूछा है कितने प्रमुख सचिव हैं SC ST के, उत्तर प्रदेश के सचिवालय में बताने का काम करो। बताओ कितने अपर सचिव हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्य पदों पे, की पोस्ट पे आपने बिठाए हैं। इसका डाटा मैंने मांगा है। मैंने डाटा मांगा है कि 18 कमिश्नरियों में कितने कमिश्नर SC ST के, मैंने डाटा उनसे मांगा है। मैंने डाटा उनसे मांगा है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में कितने SP और SSP हैं SC ST समुदाय के, जिनको आपने चार्ज दिया है। ये डाटा मैंने उनसे मांगा है। मैंने डाटा उनसे मांगा है कि 75 जिलों में कितने DM, कितने ADM, कितने SDM, कितने कानूनगो, कितने तहसीलदार आपने SC ST के इन वर्गों के लोगों को जो है कर्मचारियों को बनाने का काम किया है। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं, जो सरकार वादे करते कटेंगे तो बटेंगे। हमें कटने बटने की जरूरत नहीं है।
हमें तो पढ़ने की जरूरत है, अपने महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है और पढ़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ साथ चलेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी की साजिश का शिकार नहीं होंगे। ये कटने बटने वाले लोग, बहुत मुझसे पहले भाई ने बताया था, ये काटने बांटने वाले लोग, बताओ इस व्यवस्था को किसने बनाया? किसने छुआछूत बनाई? किसने ऊंच नीच बनाया? किसने वर्ण व्यवस्था बनाई? किसने जाति व्यवस्था बनाई? किसने काटा? किसने बांटा? और हम तो जब एकजुट थे, जब हम अपने अधिकारों की बात भी नहीं करते थे, तो भी हम लोग इस देश में कटते थे और आज भी हम लोग इस देश में कट रहे हैं। अब हम कटेंगे नहीं और बटेंगे भी नहीं। अब हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपना अधिकार छीन के ले लेंगे और किसी भी कीमत पे अब रुकने वाले नहीं है। यही संदेश मैंने जो है मुख्यमंत्री जी के भेजने का काम चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से किया है। आज मैंने एक और लेटर लिखा, उसमें मैंने पिछले वर्ग के कर्मचारियों के विषय में मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी से पूछा, ये कागज का पन्ना है लेकिन ये चोट कहाँ लग रही है, आप मेरी बात को याद रखना। मैं आपको दिखाऊंगा। क्या तो चीफ सेक्रेटरी जवाब नहीं देंगे, अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को पुटअप करूंगा और मैं SC वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूं। मैं सरकार से जवाब मांगने का काम करूंगा कि जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, स्थिति नहीं बता रहे हो, आंकड़े नहीं दे रहे हो, तो आम आदमी को आप क्या बताओगे? फिर अगर जवाब दे दिया तो जवाब इतना खोखला है कि आप देख के डर जाओगे कि नामचारिक अधिकारी कर्मचारी भी SC ST OBC के पोस्टिंग नहीं। और अगर कोई है तो उसे ये कहा गया है कि अगर SC ST OBC समुदाय के लिए काम करोगे तो अगले दिन चार्ज पे नहीं रहोगे, चार्ज पे वो रहेगा जो हमारे हिसाब से काम करेगा। ये कौन सा लोकतांत्रिक प्रदेश है जहाँ कौन सा संविधान सरकारें चल रही हैं? बुलडोजर लोगों के घरों पे चल रहा है। अब तो पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत होने लगी है और कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। मुझे बड़ी दुख है, पीड़ा है पांडे जी के साथ जो अभी हुआ लखनऊ में। मुझे बहुत दर्द, मैंने उनकी पीड़ा को, उनके परिवार की पीड़ा को उठाने का काम किया। मुझे बहुत तकलीफ है, उनकी संख्या कम है, उनकी बात उठाने वाले लोग कम है, मुझे उनके लिए बहुत तकलीफ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनकी तकलीफों को सुनते हुए उनके परिवार को बुलाया, उनकी पीठ पे हाथ रख के विश्वास दिलाया कि आप अकेले नहीं। उनकी 10 लाख रुपए की मदद भी की, कार्रवाई का भरोसा भी दिया। लेकिन वहीं अमन सोनकर रहता है, बहुत थोड़ी सी दूरी पे, लेकिन अमन सोनकर उनके परिवार को नहीं बुलाया। उसकी भी पुलिस द्वारा हत्या हुई, उसके परिवार ने बताया। बड़ा चर्चित भी रहा, मैं उस परिवार के घर भी गया, लेकिन उसको मुख्यमंत्री जी से नहीं बुलाया। अब क्यों नहीं बुलाया ये तो मुख्यमंत्री खुद बता सकते हैं। पहले उनके यहाँ कहा जाता था, जो उनके यहाँ आते थे उनकी जन सुनवाई में कि नहा धो के आया करो। अब पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं पता कि लखनऊ में रहते हुए मुख्यमंत्री जी को अमन सोनकर का दर्द क्यों नहीं दिखाई दिया, क्यों उस परिवार के मुआवजे की बात नहीं हुई, क्यों उनकी पीठ पे हाथ नहीं रखा गया। बात तो सबके साथ सबके विकास की बात करते थे, बात तो पूरे हिंदुत्व की बात करते हैं। तो क्या आज भी SC ST हिंदुत्व का ऐसा नहीं है? आपके तथाकथित हिंदुत्व का ऐसा नहीं है? इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। मुझे आना चाहिए था फतेहपुर बहुत दिन पहले, क्योंकि बहन प्रिया मौर्य को न्याय नहीं मिला है। आज भी इसका परिवार न्याय की मांग कर रहा है। मैंने वादा किया था, मेरे आने के पीछे कारण था कि मुझे बहन प्रिया मौर्य के परिवार से मिलना है। आज मैं मिलूंगा उस परिवार से, लेकिन मैं मिला शिवम कोरी के परिवार से, जिसके नखून खींच ले गए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिस्टम काम कर रहा है। मैंने पूछा अभी अधिकारियों से, समाज कल्याण अधिकारी को फोन करके पूछा, SP को फोन करके पूछा। आपको जान के डर लग जाएगा कि कानून कहता है कि SC ST का जब मुकदमा दर्ज होता है तो कंपनसेशन का जो मुआवजा, जो कंपनसेशन है वो परिवार को मिलना चाहिए। आप देखो 3 महीने हो गए घटना को, चार्जशीट तक लग गई है, 1 पैसे की मदद उस परिवार की नहीं हुई, शिवम कोरी के परिवार की। मैं इस बात का गवाह हूं, क्योंकि मैंने अधिकारियों से पूछा, तो मैंने पूछा क्यों राहत कोष को क्या हुआ, क्या हुआ? क्या पैसे नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पास? ये पैसे दलित पिछड़ों के हक अधिकारों के लिए नहीं है, उनकी हिस्सेदारी के लिए नहीं। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके प्रशासन के अधिकारी, उनके पुलिस के अधिकारी इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं। उस बच्चे के 5 नखून उतार लिए, 5 नखून। है उत्तर प्रदेश की सरकार पे जवाब मुझे आना चाहिए था, क्योंकि कल भाई दिलीप सैनी जी के परिवार में, उनके घर में उसके अभी 2-3 दिन पहले उस पत्रकार की जो हत्या कर दी गई और अभी तक उसके मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उनका जवाब मांगने के लिए मुझे आना चाहिए, क्योंकि वो पत्रकार सच की आवाज उठा रहा था। अगर एक पत्रकार सुरक्षित
नहीं है। और अगर वो बैंक में काम करेगा, ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो जनता से सवाल पूछेगी, और अगर वो ईमानदार से काम करेगा तो ये गुंडे उसकी जान ले लेंगे। उसके परिवार का हिसाब मांगने मुझे आना था, उस परिवार के आंसू पूछने मुझे आना था, उसको न्याय दिलाने के लिए मुझे आना था। मैं आपके बीच में हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो 2 ही पत्र जारी हुए हैं। अभी तो पूछा जाएगा सरकारी ठेकों में SC ST OBC को क्या हिस्सेदारी सरकार दे रही है, या इनके मुखोटे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री या जो मंत्री बनाए हैं ये सिर्फ इस समाज की वोटें लेने का काम कर रहे हैं। इस बात का जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। अभी तो जातिवार जनगणना पे सवाल पूछा जाएगा कि जातिवार जनगणना कब शुरू करा रहे हो। अभी तो बहुत सब कुछ पूछना है। अभी तो ये भी पूछना है कि आपने प्रधानमंत्री जी 2014 की सरकार में आने से पहले कहा 2013 में कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू करोगे। वो मंडल सभी कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी? मैं तो पूछना चाहता हूँ, जातिवार जनगणना कब होगी, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कब होगी? और अभी तो गौर से सुनना, अभी तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेना है। मेरी बात को आप याद रखें। आप करो सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण करके आरक्षण खत्म। अगर हम में दम होगा बहुजन समाज के लोगों में तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेके दिखाएंगे सरकार से। इस बात को याद रखें। और अगर ये वास्तविकता में बहुजन समाज ठान ले तो मैं लिख के देता हूँ, किससे मांगना भाई? लोकतंत्र है, जिसके पास वोट है उसकी ताकत है, जिसके पास ताकत है उसके कलम में अधिकार है, और जिसके पास अधिकार है उसकी कलम में इतनी पावर है कि कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, बस कलम चलाओ, अधिकार ले लो। ये देश अभी संविधान पे चल रहा है। मौका है आपको, अपनी ताकत को पहचानो, एकजुट हो जाओ, और एकजुट होके मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा जो साथी यहां बैठे हैं उन सबका। लेकिन मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, मैं आया अपनी बात रखी चला गया, उससे पहले अच्छे अच्छे वक्ताओं ने चले गए, आप घर जाके सो गए, उसी गड्ढे में कर गए। इससे कैसे बदलाव होगा? जब तक आप सिपाही बन के, समर्पित कार्यकर्ता बन के गांव गांव जाके भाईचारा कायम नहीं करोगे, तब तक बात कैसे आगे बढ़े? कई बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में हैं, उनको निकालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेगा तो दुश्मन करेगा। दुश्मन का अपनी विचारधारा में उनको लेके जाएगा। हमें चाहिए कि हम उनसे पहले उन तक पहुंच के उनको निकाल के इस मुख्य समतावादी, समानतावादी, मैत्रीवादी, इस अधिकारों के साथ आत्मसम्मान के साथ जीने वाली विचारधारा में लाने के लिए उनको तैयार करें, उनको सच बताएं कि सच क्या है। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक पत्र मेरे पास है, आंगनबाड़ी बहनों का, शायद वो यहीं कहीं बैठी है, उन्होंने मेरे पास पत्र दिया है। मैं उनको विश्वास, आपने पार्लियामेंट में सुना भी होगा, मैंने आंगनबाड़ी बहनों के वेतन वृद्धि की मांग उठाई, मैंने भोजन माताओं के वेतन वृद्धि, मैंने आशा बहनों के वेतन वृद्धि, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये निकम्मी सरकारों को पहले तो हम नाक में दम कर देंगे, और अगर ये फिर भी नहीं मानी तो मैं आपको वचन देकर कहता हूं, मेरी बात याद रखना, हमें मौका मिलेगा तो मिनिमम 21,000 रुपए वेतन हम जो है आशा आंगनबाड़ी बहनों को दिलाने का काम करेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मैंने PRT के जवानों की आवाज उठाई, होमगार्ड भाइयों की आवाज उठाई, मैंने चौकीदार भाइयों की आवाज उठाई, मैंने ग्राम सेवकों की आवाज उठाई, मैंने पार्लियामेंट में पुलिस के कर्मचारियों के 8 घंटे, और मैं लिख कर देता हूं, ये पुलिस के कर्मचारी खड़े हैं। 2 साल के अंदर आप देखना हमारा काम चल रहा है। जिस दिन से पार्लियामेंट में गए हैं उस दिन से लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं, और आप देखना, मैं आज नहीं कहता, अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर मॉडर्नाइजेशन होगा, और 8 घंटे की ड्यूटी हम लोग पुलिस के साथ भी करा के रहेंगे। इस बात का भी मान सप्ताह में एक दिन छुट्टी के लिए भी हम लोगों ने जो है उस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट बन रही है उसमें प्रस्ताव रखा है, और ये जो वेतन मिशन थे आपकी उसको भी दूर कराने का, और जो बोनस स्कीम है इसको भी खत्म कराने का प्रस्ताव हमने रखा है। हम सबके लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा भाई अमृत यहाँ बैठा है, उत्तर प्रदेश की सरकार की सच्चाई ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे दलित पिछड़े वर्ग के कई साल से खून के आंसू रो रहे हैं, और आंदोलन करने जाते हैं तो लाठियों से पीटते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, आंसू भी निकालने नहीं देते, वहां पर उठा के भेज जाते हैं, कभी जेल भेज देते हैं। अभी इनको जेल भेज दिया, मेरे पास संदेश आया कि मैं इनको जेल भेज दिया है, भेज दिया था, आगे कुछ कर रहे थे, भेज दिया था। फिर खबर आई कि बहुत मुख्य धारा लगाने की बात कर रहे हैं। मैंने ट्वीट करके कहा कि अगर वो 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को परेशान करने का काम करोगे तो मैं लखनऊ में आके बैठ के धरना देने का काम करूंगा। फिर रात को मुझे खबर आई कि इनको छोड़ दिया गया है।
मैं तो पूरी कोशिश करता हूं। पुलिस की भर्ती का घोटाला उसके बाद हम लोगों ने उठाई, फिर जब वो भर्ती 6 महीने में कराने की बात की गई थी और नहीं कराई, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। अभी सफाई कर्मचारी नियमित हो रहे हैं, अभी लेटर आया कि नियमित कर रहे हैं, उसके नियमितीकरण की आवाज मैंने उठाई और शहरी विकास मंत्री को मैंने पत्र लिखा। लगातार जिसकी समस्या मेरे पास आती है, हमारे किसी भी माध्यम से संगठन के उनके आवाज को मैं उठाने का काम करता हूं। और अभी तो 2 ही सेशन हुए। कल मुझे किसी ने कहा, एक पत्रकार ने पूछा कि भाई वो आपके मामले एमपी एमएलए कोर्ट में चले गए हैं, अब क्या करोगे? तो मैंने कहा भाई आज ले लो मेरी संस्था, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सड़क का आदमी हूँ। वहां तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं पार्लियामेंट में हूँ, लेकिन मैं तो सड़कों पे काम करना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप याद रखना, जनवरी फरवरी खत्म होने दो, मार्च से शुरू करेंगे, 15 मार्च से 16 मार्च से। आप मेरी बात को याद रखना। और उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे, जहां नहीं जाएंगे, हर एक गांव तक, हर एक कस्बे तक, हर एक तहसील तक पहुंचने का काम करेंगे। और जमीनी तौर पे जो है बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करेंगे। आप रूखी खिलाओगे रूखी खाएंगे, आप सूखी खिलाओगे सूखी खाएंगे। कोई 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, कोई महल नहीं चाहिए, कोई पनीर नहीं चाहिए, पकवान नहीं चाहिए। आप चटनी से खिलाओगे तो चटनी से खाएंगे। किसान के बेटे अपने अपने हैसियत को जानते हैं। आप जैसे रखोगे, आप सूखे में रखोगे तो सूखे में रहेंगे, आप गीले में बिताओगे तो गीले में रहेंगे। कोई मांग नहीं करेंगे, लेकिन आपसे ये बात जरूर लेके आपके बीच में आएंगे कि आप इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर बुलडोजर और तमाम तरह से जो परेशानी आपके सामने खड़ी की जा रही, आप ये देखिए, ये बुनियादी बात मैं आपसे कर रहा हूं। 70 साल पहले जो लोग उत्तर प्रदेश में, देश में कई जगह जिनके पास जमीनें नहीं थी, वो स्थापित हो गए हैं। आजादी से भी पहले जो वहां रह रहे हैं, आज उनके मकान पक्के बन गए, नए नए ऑर्डर आते हैं कि भाई ये बस्ती तो अवैध है, इसको खाली करो, खाली करो। सरकार का काम बसाने का होता है, सरकार का काम उजाड़ने का नहीं होता। क्योंकि जहां दलित पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, वहीं की बस्तियां उजाड़ी जा रही है। जहां इनके चहेते रह रहे हैं, वहां की बस्तियों को छुआ नहीं जा रहा है। ये लखनऊ में भी हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, मेरी इस बात पर गौर करना। एक बार ऐसे ही सभा में उनके एक अनुयायी ने पूछा कि भाई गुरुजी हम इतना संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन हमें सुख शांति का जीवन क्यों नहीं मिलता? गौर करना नौजवान, मेरे नौजवान बहादुर साथियों, इस पर गौर करना। तो सतगुरु जी ने कहा, रविदास मानु सुखी बसनु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। कि भाई अगर सुख शांति का जीवन चाहिए तो 2 ही रास्ते हैं। जीते जी सुख शांति मिलेगी, स्वराज माही अपने राज में अपना राज लाओ, और मरने के बाद मिलेगी शमशान घाट में, कब्रिस्तान में। नीरज भाई कह रहे थे कि गया हुआ बताता नहीं, क्या कहते भाई? मरा हुआ आता नहीं, जिंदा जाता नहीं, और मरा हुआ बताता नहीं। तो सुख शांति चाहिए, जीते जी तो राज लाना पड़ेगा, बिना राज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर भी कह के गए हैं कि पॉलिटिकल पावर का मास्टर की आपकी सारी समस्याओं का हल सकता है, सत्ता लाओ, राज लाओ, तभी जाके बदलाव होगा। और जब उनसे पूछा गया कि राज कैसा होना चाहिए, राज तो अभी भी चल रहा है, डबल इंजन की सरकार का, तीसरी बार का राज तो अभी चल रहा है। राज कैसा होना चाहिए, इस बात को भी सुन लो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े से सब संबसे रविदास रहे पसंद। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां खाने के लिए अन्न की, कन ढकने के लिए कपड़े की, और छत ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, जहां कोई बहुत अमीर ना हो कि गरीबों का मजाक उड़ा सके, जहां कोई इतना गरीब ना हो कि रोटी के लिए मोहताज हो, सब लोग बराबर हो, ऐसा राज आना चाहिए। और 600 साल पहले उन्होंने हमारे पार्लियामेंट में कहा था, 600 साल पहले उन्होंने कहा कि बेगमपुरा राज लाओ, बेगमपुरा शहर बसाओ। बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ना आगड़े की बात की, ना पिछड़े की बात की, ना छोटे की बात की, ना बड़े की बात की, सबके लिए उन्होंने कहा कि किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ऐसा राज होना चाहिए। और ऐसा राज तब आएगा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज, जब चौधरी महाराज सिंह जी के वंशज, जब सम्राट अशोक के वंशज, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग
जब माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जब महामना रामसु वर्मा जी को मानने वाले लोग, ये तमाम लोग एक माला में पिरो के शक्ति बनाएंगे, तब ये बात आएगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं तो भाईचारा बनाने के लिए निकलूंगा। मेरा विश्वास है आपके भरोसे, मेरे पास आपके अलावा क्या अच्छा बता, मेरे पास तो कुछ नहीं आपके अलावा। मेरी तो ताकत आप हो, मेरी तो हिम्मत आप हो। और जब मैं इस लड़ाई को लड़ने जाता हूं तो पहले तो जेल ही काटनी पड़ती थी, मुकदमे झेलने पड़ा, तो गोलियां खाने लगे। ये गोली वोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मेरी बात को आप याद रखें। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। दोबारा सुनो बोल से, क्या मेरा नाम? एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा, लेकिन जब मरूंगा मेरे खून की एक बूंद इनकलाब लाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। और गोली मौत ये तो आनी है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य है, इसकी परवाह नहीं करेंगे जब तक, लेकिन जब तक जी रहे हैं तो इतिहास बनाते जाएंगे। वो इतिहास जिससे अपने लोगों को, कमजोर हक बच्चे समाज के लोगों को अपनापन महसूस हो, उनकी जिंदगी में बदलाव। आप सब लोग फतेहपुर के मेरे साथियों, आसपास से आए मेरे साथी, मेरी बच्चियां वहां खड़ी थी, मैं बहुत देर से देख रहा था। खड़ी होगी, जब बेटियां खड़ी होती मुझे तकलीफ होती, जब बहनें खड़ी होती तकलीफ होती है। मैंने घर से सीखा है। हमारे महापुरुषों ने भी कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मांगता हूं। आपको समझना चाहिए, अगर आपके आसपास कोई बहन खड़ी है तो ये बहुत सम्मान का काम नहीं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अपनी कुर्सी उसको दो और खुद दूसरी जगह खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। लेकिन अगर आपके रहते फिर आपकी जवानी का क्या फायदा कि कोई माँ खड़ी हो, कोई बहन खड़ी हो। मैं इस बात को अच्छा नहीं मानता। मैं उसको गुड़िया को देख रहा था, उनके आसपास 2-3 गुड़िया और थी, बीच में उसने गोद में भी किसी को ले रखा था। मुझे अंदर से दिक्कत हो रही थी। बहुत उम्मीदें लेके घर से निकले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले कल में अनुशासन से काम करके आप अपनी ताकत बनाओगे। और मैं उनको भी चैलेंज करता हूं जो बड़ा दुष्प्रचार कर रहे थे। हालांकि मैं इन विषय पे बोलता नहीं, ये मेरा काम नहीं, मैं अपनी शक्ति से बात करूं। जो बड़ा दुष्प्रचार कर रहे थे कि साहब हम तो झंडा लगाएंगे, हम तो कुर्सी पे बैठेंगे, सामने कोई और बैठेगा, हम तो झंडा ही ढोते आ रहे हैं। काश को भी झंडा ढोया होता आप लोगों ने, स्वाभिमान का झंडा, भाईचारे का झंडा। काश कभी आपने कोशिश की होती कि बटी की ताकत एकजुट हो जाए। मेरी एक बात को याद रखना, आपको मेरे ऊपर भरोसा है? हाथ खड़े करो जिनको भरोसा है। क्या मैं आपको किसी गलत रास्ते पर ले जा सकता हूं? तो जहां मेरा नाम जुड़ गया वहां आपका सम्मान जुड़ गया, नहीं जुड़ गया बताओ? फिर किसी दूसरे की सलाह की जरूरत है आपको? हाँ, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं, समझदार बना। एक जाति से, एक वर्ग से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती जब तक बहुजन समाज, दुश्मन भी चाहता है बहुजन समाज एकजुट ना हो, और आप भी ऐसे ही काम करते तो आप और दुश्मन में क्या फर्क? मैं पूरे उन सब साथियों का जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से कार्यक्रम कराया, जिन्होंने यहाँ रह के लोगों को जागरूक करने का काम किया, गांव में मीटिंगें की, मैं उन सब भाइयों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब इस लड़ाई में हम मर तो सकते हैं लेकिन रुक नहीं सकते। बहुत दुष्प्रचार होंगे, बहुत कुछ कहा जाएगा, बहुत तरह की बातें होगी। आप एक बात याद रखना कि जब तक हैं तब तक आप हैं, जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन आप अपने आप सोच लेना क्या कर लेना।